नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आ गए हैं। 3 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब है, तो वहीं 1 में कांग्रेस और 1 में टीवीके सबसे ऊपर है। तो कहीं खुशी है और कहीं गम है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पश्चिम बंगाल पर सबकी नज़र टिकी हुई थी, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े पार कर चुकी। तो कुल मिलाकर पांचों राज्यों के रुझान जो है सामने आ चुके हैं। 3 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत बना के आगे है। तो चलिए सबसे पहले सुनेंगे कि इन रुझानों पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहनत हम सज्जे की करते हैं। सवाल मेहनत हम सज्जे की करते हैं, पर बंगाल से एक इमोशनल मेरा संबंध है, क्योंकि 6 साल मैंने काम किया और मुझे मालूम था कि बंगाल देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए जो इस बार जीत मिली है वो देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, क्योंकि वहाँ से आतंकवाद आता था, वहाँ से नकली नोट आते थे, वहाँ से नक्सलवाद आता था, वहाँ से अवैध हथियार आते थे। वह गेटवे ऑफ राष्ट्र विरोधी लोगों का। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की, चाहे पांडुचेरी की, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें पीछे हुई हैं। मैं समझता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ अग्रसर है। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेता जिन्होंने हमेशा आम लोगों के हित में काम किया, भारत का मान बढ़ाया, वो हर तरफ जीत की तरफ अग्रसर है। कमल की लहर पूरे देश में है। डबल इंजन की सरकार अब असम में भी सरपट दौड़ेगी और बंगाल में भी सरपट दौड़ेगी। बंगाल का गौरवपूर्ण इतिहास, जिसको कुठाराघात किया था दीदी ने, अब वो दीदी का राज खत्म हो रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है। विकास के नए आयाम अब बंगाल में स्थापित होंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है पूरे देश की राजनीति में। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए। প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে, মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে। तो चलिए सीधे चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अविनाश पटवारी जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। हिमानी सिंह जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूं। नीरज तिवारी जी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनको भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत में नीरज जी आपसे ही करना चाहूँगा। जिस तरह से जो रुझानों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, 1 में कांग्रेस है केरल में और टीवीके तमिलनाडु में आगे है। सर कैसे देख रहे हैं ये बीजेपी की जो मोदी और शाह की जो जोड़ी है? बंगाल क्योंकि सबसे कठिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए। ममता बनर्जी 15 साल तक वहां पर विनिंग रही और इस बार भी काफ़ी टफ दिख रहा था वहां पे। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह ने वहां पर मेहनत किया, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर जुटे रहे, ये जो अभी जो रुझानों में जो परिणाम दिख रहा है, कैसे देखते हैं और उसको क्या इसके पीछे समझते हैं आप? जी बिल्कुल, जिस दिन चुनाव समाप्त हुआ उस दिन से जो एग्जिट पोल आना शुरू हुए थे, वहां से लगभग स्पष्ट था कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसके बनने के कई कारण भी रहे। कारण ये भी रहा है कि कंटिन्यू 3 बार ममता दीदी की सरकार रही। एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी रही है। आम जनमानस में एक अलग प्रकार का माहौल था कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक तनाव हुआ करता था रोजाना। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सन 2016 से बंगाल में एक फोकस्ड बनाए रखे थे कि नहीं, अब आने वाले समय में हमें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। और भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट के साथ निरंतर कार्य करते हुए आज वह समय है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता चलाने जा रही है।
एक फैक्टर नहीं होते चुनाव जीतने के। चुनाव जीतने के कई फैक्टर होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से अप्लाई की जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छी टीम है। हिंदुत्व का एक चेहरा, क्योंकि इनका एक स्पष्ट मत है, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है। इनका विजन भी फिक्स है, मिशन भी फिक्स है, सब कुछ इनका फिक्स है, वो दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनकी मजबूती आज हम सभी लोगों के सामने दिखाई दे रही है। एक और अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास महिलाओं का वोट जो है ना, इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ ज्यादा विश्वास कर रही हैं, पिछले कई चुनाव में हम देखते हुए आ रहे हैं। चाहे हिंदी पट्टी के सभी राज्य हो जाए, अब हम पश्चिम बंगाल में भी देख लिए हैं, तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अब दक्षिण की तरफ भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, अविनाश जी क्या देखते हैं आप, ये जो जीत हुआ है आप लोगों का, फिलहाल तो अभी रुझाने हैं लेकिन 3 राज्यों में आप लोग लगभग जीत ही रहे हैं, ये परिणाम के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? नमस्कार पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर इनवाइट करने के लिए। मैं आपको सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पांडे जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2024 का वो समय जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक रेप विक्टिम थी, जिसको मार दिया गया था टीएमसी के गुंडों द्वारा, और दीदी के संरक्षण में ये सारी चीजें हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो रेप विक्टिम थी, उनकी मां को वहां से टिकट देकर अपने नारी सशक्तिकरण के फॉर्मूले को बताया, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, ममता दीदी ने वहां पर लगातार 15 साल से जो कुशासन, जो अराजकता और जो अत्याचार वहां के हिंदुओं पर किया था, वह बहुत ही अकल्पनीय है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2011 में हम एक अप्रासंगिक दल थे, बंगाल के अंदर हम एक अप्रासंगिक दल थे। 2016 के चुनाव में हमारी 3 सीटें आई 10% वोट शेयर्स के साथ में। 2021 की हम यदि बात करते हैं, 35% वोट शेयर्स के साथ में हमने 77 सीटों पर अपने आप को काबिज किया। और आज जब हम 2026 की बात करते हैं, अब तक के चुनाव लिखे जाने तक मैं देख रहा हूं बीजेपी 193 सीटों पर आगे चल रही है और जीत सुनिश्चित हो चुकी है। यह बंगाल की जनता का मोदी जी के सुशासन और गृह मंत्री अमित शाह जी के सुशासन पर भरोसा इंगित करता है। ठीक है, ठीक है। हिमानी जी, कहाँ पे चूक हो रही है कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि आप लोग महंगाई की बात करते हैं, महंगाई हो रही है, अपराध की बात करते हैं, अपराध हो रहा है, लेकिन जो देश की जनता है वो कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? कहाँ पे चूक हो रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो आप लोग सपना देख रहे हैं केंद्र में सत्ता में वापस आने के लिए, वो कैसे पूरा होगा? पहले तो जो पहले वक्ता है उनका जवाब दे दूं कि नारी सशक्तिकरण का मॉडल केवल एक आरजीकर केस में पेश किया आपने। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, एनसीआरबी बता दो पटवारी जी आपको कि मेरी बनाई हुई संस्था नहीं है या मेरे पर्सनल आंकड़े नहीं है, मेरी पार्टी के द्वारा बनाए आंकड़े नहीं है, आपकी केंद्र की एजेंसी के आंकड़े हैं ये, कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान महिला अत्याचारों के मामले में टॉप 3 स्टेट्स हैं और तीनों में आपकी सरकार है। उन्नाव केस की रेप पीड़िता आपको याद होगी उत्तर प्रदेश की, जो आपके विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं, उसको क्यों नहीं आपने टिकट देकर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश कर दिया? जो जीत जाते हैं वो मंचों से अपनी इस तरह की चीजों का बखान करके जब जीत जाते हैं तो उनका बखान करते हैं, और वरना संघर्ष आपने हमने सबने किया होता है। कई बार एग्जाम से एक दिन पहले हमारे घर में भी लाइट गई होती है और हमने भी मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर दी होती है, लेकिन जो लोग जीत कर स्टेज पर चढ़ जाते हैं वो बंगाल में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करते हैं और उत्तर प्रदेश में उस पीड़िता के परिवार को मरवा देते हैं, और अपने जो रेप का जो आरोपी होता है उसको टिकट दे देते हैं। तो डबल फेस मत कीजिए। इस बंगाल चुनाव की पूरे तंत्र को बधाई। तो जो आप कह रहे हैं कि विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा है, तो अगर ऐसी बात है तो 2 जगह गठबंधन, 2 जगह अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो 1 जगह कांग्रेस पार्टी भी जीती है, तो 2:1 का रेशियो है। अगर इस तरह से दूसरी जगह 2 जगह पे तो ना भारतीय जनता पार्टी है ना कांग्रेस है, इस तरह का अगर रिजल्ट देखें तो इस तरह का सवाल पूछना तो बनता भी नहीं है। केरल में आपने पूरी तरह कोशिश की, केरला स्टोरी बनाई, एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, लेकिन केरला की जनता असलियत जानती है। ऐसे ही केरला को सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेशों में नहीं रखा जाता है। वहां की जनता ने आपको अपनी साक्षरता का प्रमाण दे दिया यहाँ पर।
कई बार ऐसा, आज एक और डिबेट में बैठी थी, वहां पर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बंगाल के लोग अपनी महिलाओं का जो अपमान है वो बर्दाश्त नहीं करते, और उन्होंने जवाब दे दिया। तो क्या महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग अपनी महिलाओं का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं? पटवारी जी बैठे, अगर हमें संस्कृत ना आती हो तो नारियों का अपमान, मैं आपको अभी अपनी फीड खोल के दिखा दूं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगो लगे हुए ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे रेप तक की धमकी दी हुई है, मां बहन की गाली दी हुई है मेरे सोशल मीडिया पर। तो आप लोगों का नारी सशक्तिकरण सिर्फ चैनल्स में, बीच में मत बोलिए, मैं भी बोल सकती हूँ। मध्य प्रदेश के नेता। चलिए हिमानी जी, आज तो फिलहाल हम लोग जो चुनाव के जो रुझान अभी आ रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर कभी चलन नहीं होता है। ये बहुत मुद्दे से भटकाने की कोशिश हिमानी जी कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुद्दे से भटकाने की कोशिश हिमानी जी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश। आप बोले तो नारी सशक्तिकरण, हम बोले तो भटकाना। मैं आपको अपनी फीड दिखा देती हूँ कि आपके कार्यकर्ता किस मैंने तरह की आपको भाषा कतई मना नहीं किया करते हैं। बोलने के लिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसके जवाब में मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। डायरेक्ट आपसे बात करने। चलिए ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगा। ठीक है, मैं छोटा सवाल जो है मैं ले लेता हूँ नीरज जी से, फिर आप दोनों के पास लौटूंगा। नीरज जी, क्या लगता है इस बार जो है किस वर्ग का वोट जो है ज्यादा पड़ा है, और ये जो बदलाव हुआ है उसमें सबसे असर किस वर्ग का वोट ने डाला है? इस बार के जो बदलाव हम दिखाई दे रहा है हम लोग के सामने, उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक एक तो महिलाओं का है, दूसरा नई युवा पीढ़ी का है। इन लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि हमें बंगाल में सरकार बदलनी है, जिसका परिणाम हमें जब सबसे ज्यादा वोटिंग हुई उसी समय से लग गया था कि अब परिणाम बदलने वाला है, नई सत्ता आने वाली है पूरे देश में। पहली बार हुआ है कि बंगाल में 92% वोटिंग हुई है, तो वहां से स्पष्ट होता है परिवर्तन आता है। कभी भी चुनाव में यदि वोट बढ़ जाए तो परिवर्तन दिखाई देता है, या तो वोटिंग कम हो जाए तो परिवर्तन दिखाई देता है। जो दोनों में से एक हमारे सामने दिखाई दिया कि इस बार वोटिंग सबसे ज्यादा हुई, तो वहां निश्चित हो गया था कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। क्यों? उसके कई कारण हैं। जैसे बीजेपी के कई राज्यों में सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री जाकर के अपने राज्यों का मॉडल बताते रहते हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता बंगाल में जाकर के लग गए चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, इसकी वजह से बंगाल में आज हम लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नीरज जी, लेकिन क्या लगता है जो नारी शक्ति वंदन का जो मुद्दा जो है जोरों शोरों से गरमाया था, क्या वो भी काफी इफेक्ट डाला इस चुनाव में महिलाओं के बीच में? नारी शक्ति बंधन अभियान का जो एक मुद्दा था उसका फायदा तो बीजेपी को मिला, दूसरों को थोड़ी मिला। जी जी बिल्कुल। आपने देखा कि सदन में वो पेश हुआ, सदन में पेश होने के बाद वो पास नहीं हुआ तो दूसरे दिन मोदी जी ने अपनी बात रख दी कि देखो विपक्ष के लोग तो पास ही नहीं होने दे रहे हैं, तो उसका फायदा क्या विपक्ष को थोड़ी मिलने वाला, वो तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा ना। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है जी। ठीक है, अविनाश जी, कौन सा मुद्दा जो है सबसे ज्यादा असर डाला इस चुनाव में? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा हिमानी जी, अब आप बीच में ना बोले प्लीज, अब आप ना बोले बीच में। आप फिर से बोल के बताइए, आप ऑर्डर मत दीजिए, नारी सशक्तिकरण बताइए। आप एक बार फिर से यत्र नार्यस्तु जैसे आपने बोला था फिर से बोल के बताइए। इसके बदले आप ये भी बोल सकते थे जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अगर नहीं आती तो संस्कृत बोलने का प्रयास नहीं। ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा, ये मैं आपसे कतई नहीं पूछूंगा। चलिए, अपनी बात अगर एक एक करके रखेंगे तो अच्छे चर्चा होगा। ठीक है हिमानी जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। आपसे बोलने के लिए समय पर नहीं पूछा था, आप बीच में कूद पड़े, आपने प्रमाणित कर दिया कि आप। हिमानी जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। अविनाश जी से छोटा सा मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। आपकी झल्लाहट है, ये आपकी झल्लाहट है और कांग्रेस की हार है जो आपके व्यवहार में परिलक्षित होती है। चुप करवा लेंगे, हमारे टर्न पे भी बोल लेंगे और उनके टर्न पे हम चुपचाप उनको बोलने देंगे। इतना नारी सशक्तिकरण अभी मेरा तो और कांग्रेस का कमजोर नहीं हुआ है। हम अब भी आपको उसी आवाज में जवाब देंगे अगर आप हमारी आवाज दबाने का प्रयास करेंगे। संगठन की ओर देखिए, आप अपने संगठन की ओर देखिए हिमानी जी, आपका संगठन कहां जा रहा है? जो पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, उसकी आज ये हालत है कि वो अन्य दलों में गिनी जा रही है ना। बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे पांडिचेरी हो, बहुत अच्छी तरह से आपको ये आपकी हालत है आपकी पार्टी की। बीच में बोल के ठीक है हिमानी जी, देखिए अविनाश जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगा हिमानी जी। नहीं बोली, अब मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगी। आपको तब चुप रहना चाहिए था जब मैं बोल रही थी। चलिए हिमानी जी, अविनाश जी को सुन लेते हैं, फिर लौटूंगा। ठीक है अविनाश जी। दीदी हो गया आपका? दीदी हो गया आपका? क्यों बोले?
मुझे सुनने दो कि उन्होंने बिल्कुल, मुझे वो आपको भी सुनेंगे, इनको ठीक है। 5 मिनट का समय दीजिए, इनको पूरा 5 मिनट का समय दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इनको 5 मिनट का समय दीजिए, बोलने देते हैं। चलिए अविनाश जी, हिमानी जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगा, ठीक है। हिमानी जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं अविनाश जी के पास लौटूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए हिमानी जी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पार्टी के पास जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरह से 20 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिस तरह से पूरा तंत्र उपयोग किया, कहां से प्रशासनिक अधिकारी अपने उस पर लाकर बिठाए, नारी सशक्तिकरण के पहले उदाहरण बहुत मजबूत मैंने दे दिए, जिनके जवाब मैं गारंटी से कह सकती हूं इनके पास नहीं होंगे कि आपने उन्नाव की रेप पीड़िता को क्यों नहीं टिकट दिया, आपने वहां आरोपी को क्यों टिकट दे दिया, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपका नारी सशक्तिकरण सोशल मीडिया पर पूरी तरह से दिखाई देता है। अब रही बात जिस तरह से एसआईआर में लोगों के नाम कटे और नाम कटने के बाद जब लोगों ने साक्षात शिकायतें की, तब भी बोल दिया गया उनको कि आप अगली बार वोट दे लीजिएगा, कोई बात नहीं, अब तो कट गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बम्पर वोटिंग का कारण यह रहा कि जिस तरह का एसआईआर का डर बिठाया गया था, तो लोगों ने दूसरे प्रदेशों से आकर भी वोट किया। और अभी जिस तरह की बात करी जा रही है कि 70 से 100 सीटों पर आपने अभी तक काउंटिंग रोक कर रखी हुई है, काउंटिंग के रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं और आप जीत की खुशियां मना रहे हैं, तो ऐसी जीत आपको मुबारक हो। अब मुझे लगता है कि अब हिंदुस्तान में चुनाव बंद करवा दिए जाने चाहिए। ठीक है अविनाश जी, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए। मुझे इनके व्यवहार से ये लगता है कि इनको लोकतांत्रिक संगठनों में ही आस्था नहीं है। कांग्रेस जब हारती है तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, इलेक्शन कमीशन पर फोड़ती है, वहां के रिजर्व पुलिस फोर्सेस पर फोड़ती है। अब आप बीच में ना बोलें कृपया, अब आप बीच में दीदी ना बोले, मैं आपसे निवेदन करता हूं, है ना। इनकी हार जो है इनके व्यवहार में परिलक्षित होती है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, नारी सशक्तिकरण अधिनियम का विरोध कांग्रेस ने किया था, साथ में डीएमके ने भी किया था, और इनके जितने सहयोगी दल हैं, तृणमूल कांग्रेस और सभी ने किया था। और उसी का आज परिणाम है कि मां काली की उस धरा पर इनकी इतनी बुरी हालत हुई है कि ये अन्य दलों की कैटेगरी में आ चुके हैं, है ना। अब मैं आपको एक और फैक्ट में ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपना काम किया, सिर्फ अपना संगठन गढ़ा, है ना। दिन ब दिन संगठन भारतीय जनता पार्टी का और बड़ा होता जा रहा है। इसके बनिस्बत में कांग्रेस की अगर बात करूं तो इनके संगठन की ये हालत है कि एक व्यक्ति कोई ऑर्डर निकालता है तो दूसरा व्यक्ति उस ऑर्डर को कट कर देता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है ना। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी देश के 22 एनडीए समर्थित राज्य हैं, जहां पर 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 17 में भाजपा का मुख्यमंत्री है, और इनकी गिनती अन्य दलों में होने वाली है। और निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा, इंडी अलायंस इस चुनाव में बिल्कुल जीरो पर आ चुका है और राहुल गांधी के नेतृत्व को एक सिरे से नकार चुके हैं। ठीक है नीरज जी, क्या माना जाए, नतीजे जो है विपक्ष के लिए सीधा चेतावनी माना जाए इसे, ये जो नतीजे आए हैं, मतलब जो रुझानों में दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, विपक्ष के लिए चेतावनी तो है ही है, लेकिन विपक्ष को इससे सीखना चाहिए। जिस पैमाने के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, उस पैमाने की बराबरी करने के लिए संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब संगठन मजबूत होगा तो पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी और पार्टी आने वाले समय में सत्ता में भी आ जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने संगठन को नया रूप देती हुई चली आ रही है, जिसका परिणाम चुनाव में नतीजों के रूप में हम सभी लोगों के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कांग्रेस भी यदि उसी दिशा में काम करना शुरू कर दे तो शायद आने वाले समय में हिंदी पट्टी के जितने राज्य हैं वहां पर भी इनकी सरकारें आएंगी, क्योंकि कांग्रेस पर भी यह देश कई वर्षों तक भरोसा किया है, आज भी भरोसा है, लेकिन संगठन ना होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है। क्योंकि कोई कैंडिडेट यदि चुनाव में खड़ा हो गया तो उसके पास पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं होते हैं प्रचार प्रसार के लिए। मैंने भी कई बार देखा ये बात, और वो अकेले या अपने परिवार के साथ चुनाव फील्ड में जाते हैं, तो जिसका परिणाम सकारात्मक बहुत कम जगह दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट यदि खड़ा हो जाता है तो पूरी टीम लग जाती है और उससे जुड़े हुए जितने भी सहयोगी संगठन हैं उस व्यक्ति को जिताने में आगे बढ़ के आते हैं। ठीक है, जिसका परिणाम है नतीजा जो कि सकारात्मक उनकी पार्टी के लिए हम सभी लोगों के सामने दिखाई देता है। ठीक है हिमानी जी, देखिए केरल तो आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन बंगाल में भी आप लोगों ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस को मेहनत करना चाहिए था, वो मेहनत आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं की? क्या नहीं लगता कि सीधा इसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला वहां पर?
बिल्कुल। ये सब चीजें समीक्षा के योग्य हैं, और जो सुझाव भाई साहब ने दिए वो बिल्कुल विचार करने योग्य हैं, जो कुछ भी उन्होंने बोला। पर फिर भी साथ में यही बोलूंगी कि जो जीत जाता है या जो मंच पर चढ़ जाता है, कोई एग्जाम पास कर लेता है, उसकी मोमबत्ती इसमें पढ़ने वाली स्टोरी जो है वो सुनने योग्य होती है। बाकी पढ़े हम सभी होते हैं। दूसरी पार्टियों का जिस तरह से इनकी पार्टी में विलय हो रहा है, और जिस तरह से साम दाम दंड भेद की नीति, कहीं ना कहीं आगे जाकर आप और हम सब इसके बारे में बात करेंगे कि ये चीज सही नहीं है। अगर 20 प्रदेशों मंत्री हुए हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां लगे, और देश में 993 रुपए का सिलेंडर, विदेश नीति को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया बंगाल चुनाव के लिए, तो कहीं ना कहीं देश के लिए तो ये चीज हमेशा हानिकारक रहेगी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो सिर्फ अगले, उसके अगले चुनाव पर ध्यान देगी, तो देश पर ध्यान कौन देगा और कब देगा। तो ये सब चीजें आज नहीं आगे जाकर समझ में आएंगी। अगर इतनी ही लहर थी, इतना ही जुनून था और इतना ही विश्वास था और ऐसी ही नीतियां थी, तो 993 रुपए का सिलेंडर वोटिंग से एक दिन पहले या चुनाव के दौरान करके बताते, उसके लिए एक दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा। तो ये सब कुछ खोखली बातें हैं, जो जीत जाता है उसके बातें ऐसी। चलिए ठीक है, अविनाश जी से जवाब लेते हैं। अविनाश जी जवाब दे दीजिए हिमानी जी की बातों का। अगर आप इन्फ्लेशन के रेट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पूरा विश्व इस समय युद्ध के संकट से जूझ रहा है। अगर ऐसी स्थिति में भी जो रेट आज की हालत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हिंदुस्तान में है, वो पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में अगर कम है, तो वो मोदी जी की विदेश नीति की वजह से है। समझ नहीं आती क्या आपको? नहीं, मैं बिल्कुल आपको तर्कसंगत जवाब दिया। आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। मैंने नहीं पूछा क्यों बढ़ाया, कैसे बढ़ा, कब बढ़ाया, टाइमिंग क्या थी आपकी? जो आपकी लहर है, आपका जो हिमानी जी ना बोले, आपकी जो नीतियां हैं। अविनाश जी, हिमानी जी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। मैं नहीं पूछ रही हूँ कि विदेश की हिमानी जी जो है टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। चुनाव के बाद जिस तरह से सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर के जो रेट बढ़े, वो जो टाइमिंग था, उस टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। देखिए, टाइमिंग की बात नहीं होती है, ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उसके मूल्य होते हैं उसी अनुसार डिसाइड होते हैं। पहले बढ़ चुके थे, टाइमिंग की बात नहीं होती है। आप कहाँ से पढ़े हैं यार? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया में वैश्विक संकट कब से है, युद्ध कब से आप मुझे मत सिखाइए, तो कहाँ से पढ़ा हुआ? थोड़ी युद्ध शुरू हुआ या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो आपसे काफी अधिक पढ़ा हुआ हूं मैं। चलिए ठीक है, मुद्दे में रहकर ही हम बात करें, पर्सनली ना जाए, यही निवेदन है आप दोनों का। कैसे पता आपको? कैसे पता आपको? कैसे पता? इसमें भी आप गूगल करके देख लीजिए मैडम। आपने बता दिया था आपका एजुकेशन का लेवल क्या है। एक लाइन तो ठीक से, फर्स्ट ओपनिंग लाइन तो ठीक बोल नहीं पाए आप, फिर से बोल के बताइए। चलिए, मैं मान लूंगी आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक बार फिर से बोल के बताइए, पूरी सही बोलिएगा। आपके कहने से मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रमनते तत्र देवता, एक बार बोल के बताइए। और यही आपकी हरकतें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस लिखे तो बोल के बताइए, एक बार पतन की ओर अग्रसर हो बोल रही के है। बताइए पटवारी जी, एक बार बोल के बताइए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, जिसकी वजह से आज हम 22 राज्यों में हमारी सरकारें काबिज मैंने तो बात ही नहीं की। आपको सवाल समझ चलिए ठीक है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, इस विषय को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त बनाकर है, जो पश्चिम बंगाल में लगातार जो है बढ़त बनाई हुई है। और वही अगर हम बात करें केरल की, तो कांग्रेस पार्टी वहां पे ठीक है, और तमिलनाडु में टीवी के जो नई पार्टी है वो बढ़त बनाकर है। तो कुल मिलाकर इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता है कि आखिर चूक कहां पर हो रही है। तमाम मुद्दे उठाने के बाद भी जनता कांग्रेस की ओर क्यों नहीं देख रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में फिर से कमल खिला दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी खुश है। तो फिलहाल धन्यवाद।